ये हम पढ़ लेते हैं, है ना, कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। एनसीईआरटी में यही न्यूक्लियाई के नाम से दिया हुआ है टॉपिक। इस टॉपिक जो है वो आपका न्यूक्लियाई के नाम से दिया हुआ है ना, कि भाई सबसे पहला चैप्टर तो ड्यूअल नेचर है, फिर आपका एटम आ गया, फिर न्यूक्लियाई आ गया। तो मॉडर्न फिजिक्स के नाम से उसमें तीन ही चीजें हैं, ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो न्यूक्लियर फिजिक्स हम पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में हम सब जानते ही हैं, वी ऑल नो अबाउट द न्यूक्लियस, कि भाई न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कोर ऑफ एटम, है ना। कि जब भी मैं बात करूंगा बेसिकली न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस इज, है ना, सेंट्रल कोर ऑफ एटम, कोर ऑफ एटम, वेयर, है ना, एंटायर पॉजिटिव चार्ज, एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट मास, एंड ऑलमोस्ट, है ना, टोटल मास, ऑलमोस्ट मास ऑफ एटम इज कंसेंट्रेटेड, मास ऑफ एटम इज कंसेंट्रेटेड। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना, कि इज कंसेंट्रेटेड, है ना। तो आपका सेंट्रल कोर ऑफ एटम है, जहां के पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट मास ऑफ द एटम क्या होता है, कंसेंट्रेटेड होता है। तो उस छोटे से रीजन को भी कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का कंसेप्ट तो था ही, तो ध्यान रखना हम एटम के से अब हम न्यूक्लियस पे आ गए हैं। तो अब हमें एटम में चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, अब हम सिर्फ कंसेंट्रेट करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर। तो जब भी किसी भी न्यूक्लियस को आप शो करते हो सिंबॉलिकली, ये न्यूक्लाइड को, तो हम इसको लिख देते हैं जेड एक्सेस से, है ना। तो इसमें आपको पता है जेड जो होता है, दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, है ना। ये जो हो जाएगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर का इंडायरेक्टली मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, कि भाई इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। और ए जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए मास नंबर, मास नंबर, है ना। तो मास नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। इसी को कंबाइंड टर्म को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, है ना। न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कंबाइंड टर्म जो होता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ए न्यूक्लियन, है ना। तो ये जस्ट अपने एटॉमिक नंबर लिख लिया कि भाई जेड एक्सेस से शो करेंगे तो जेड और ए का यहाँ पे मतलब क्या है। इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन होती है। हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, है ना। आपको हो सकता है सारी चीजें पता हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करूंगा, है ना। आइसोटोप्स आपको पता ही होता है कि आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। कि कोई भी अगर आइसोटोप्स है तो इसमें आपका सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होंगे, है ना, कि मतलब जेड सेम रहता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। कि बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन होते हैं, है ना, कि न्यूक्लियॉन्स। तो ए डिफरेंट होता है, जेड सेम होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका आइसोटोप्स। लाइक अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो एक तो आपका हो जाएगा ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, है ना। कि अगर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की मैं बात करूं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो वैसे तो और भी होते हैं लेकिन मैं यहाँ पे ड्यूट्रियम ले सकता हूँ, है ना। तो जो ड्यूट्रियम होगा, इसको आप सिंपल से लिख देते हो 1s2 से, और एक आपका ट्रिटियम हो जाएगा। तो ट्रिटियम जो हो जाता है वो 1s3 हो जाता है ना। कि ड्यूट्रियम जो हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 1s3 हो जाएगा। तो आपस में दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 2 एंड 3 में डिफरेंट है। तो आपका आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो जैसे आइसोटोप्स होता है वैसे ही आपके आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स, है ना। तो जब भी हम बात करेंगे आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स में जस्ट इसका उल्टा होता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। कि आइसोबार्स में क्या हो जाएगा, इसलिए आपका सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, कि बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ आपके प्रोटॉन हो जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका आइसोबार्स। ऐसे ही आपका एक आइसोटॉन्स भी होता है,
है ना, कि नेक्स्ट जो चीज हम डिफाइन करते हैं वो डिफाइन द आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में क्या होता है कि बेसिकली आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन्स दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन सेम होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है बेसिकली आपका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, कि न्यूट्रॉन इसमें सेम नंबर होता है ना। तो इसमें आपको पता है ए सेम रहता है और जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड डिफरेंट होगा, तो इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, मतलब न्यूट्रॉन्स तो ए माइनस जेड हो जाएंगे ना। तो मतलब अल्टीमेटली सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब हो जाएगा कि इसका ए माइनस जेड सेम होगा, है ना, कि ए माइनस जेड जो होगा ये क्या होगा बेसिकली आपका सेम होगा। तो ये आपका आइसोटोन्स हो गया, है ना। तो सिंपल सा आपने सेंट्रल कोर को न्यूक्लियस बोला, आइसोटोप्स आइसोबोर्स एंड आइसोटोन्स को आपने डिफाइन कर लिया। इसके बाद आपको पता है कि किसी भी हर न्यूक्लियस की रेडियस अलग अलग होती है। कि अगर मैं बात करूं बेसिकली आपके रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की, है ना, तो रेडियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अलग अलग होती है। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, है ना। और ए आपको वही मास नंबर हो जाएगा। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ती जाएगी। इसमें आर नॉट जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, ये आपका 1.2 फर्मी होता है ना। कि आर नॉट की वैल्यू क्या होती है बेसिकली आपकी 1.2 फर्मी। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस तो ए के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, लेकिन डेंसिटी हर न्यूक्लियस की सेम रहती है ना। कि भाई रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ए के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बल्कि डेंसिटी ऑफ द जो न्यूक्लियस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, है ना। ये जो हो जाता है बेसिकली आपका, ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, है ना। क्योंकि वही बात है कि मास जब लोगे आप तो उसमें भी मास नंबर आएगा, कि जब भी आप डेंसिटी डी निकालोगे ना तो डेंसिटी डी में ऊपर भी ए आ जाएगा, और जो वॉल्यूम लेंगे तो वो आपका 4/3 पाई R³ हो जाएगा। तो ये R0³ इंटू ए की पावर 1/3 का क्यूब आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी की वैल्यू फिक्स होती है, वो इसको ए से कोई मतलब नहीं होता है। और किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2.3 इंटू आपका 10⁻17 kg/m³ होती है ना। कि रेडियस डिफरेंट हो सकता है लेकिन डेंसिटी सारा न्यूक्लियस का कांस्टेंट रहता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 2.3 इंटू 10⁻17 kg/m³, है ना। तो ये रेडियस एंड डेंसिटी की हमने बात की, लिख लो आप इसे। है ना, ये आप लिख लिया। अब मेन चीज पे हम आ जाते हैं, ये सब चीज तो हम जानते ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में होती है दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। यहाँ पे आप ध्यान रखना, अब तक हम इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे थे, है ना, कि जब हम बोल रहे थे ना कि भाई इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी अलग चीज है ना। तो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाइंडेड होते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी। अब हम न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, तो भाई किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। तो जब आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिफाइन करोगे तो हम बोलेंगे द न्यूक्लियॉन्स आर, है ना, कि जो भी आपके न्यूक्लियॉन्स होंगे, प्रोटॉन एंड आपका सॉरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स आर, है ना, बाउंड, है ना, बाउंड टुगेदर इन न्यूक्लियस, बाइंड टुगेदर इन न्यूक्लियस, है ना, बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड होते हैं, आपको पता ही होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स होता है उससे बाइंड होते हैं। एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू सेपरेट देम, टू सेपरेट देम,
है ना, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज ए बाइंडिंग एनर्जी। ओके ओके, मैं शो कर दूंगा, वेट फॉर अ मोमेंट, है ना, आई शो दैट कि भाई द न्यूक्लियॉन्स आर बॉन्ड टुगेदर इन न्यूक्लियस बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू सेपरेट देम, एंड दैट एनर्जी, है ना, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, है ना, कि इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, है ना। किसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपकी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस आर बॉन्ड टुगेदर इन न्यूक्लियस बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू सेपरेट देम, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती है ना। और ऑब्वियसली बात है कि बाइंडिंग एनर्जी मतलब इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई द एनर्जी विथ विच, है ना, इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि द एनर्जी, है ना, विथ विच इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स आर, है ना, बाइंडेड इन ए न्यूक्लियस, बाइंडेड इन न्यूक्लियस, है ना, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, है ना। कि भाई जिस एनर्जी से न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं किसी भी न्यूक्लियस में बाइंडेड होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपकी बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो वैसे बात है, एक चीज आती है कि बाइंडिंग एनर्जी आती कहाँ पे है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो न्यूक्लियस का मास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन से हमेशा कम होता है ना। कि हम यहाँ पे अगर ऐसा लिखना चाहें कि जो मास ऑफ द न्यूक्लियस होगा, है ना, कि मास ऑफ न्यूक्लियस की फाइनल जो न्यूक्लियस फॉर्म हो चुका है ना, इज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। कि भाई जो मास ऑफ द न्यूक्लियस फाइनल बनता है उसकी जो मास होता है वो मास ऑफ द न्यूक्लियॉन से कम होता है। और यही जो मास का डिफरेंस है जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो जब हम लिखेंगे यहाँ की बाइंडिंग एनर्जी बी क्या होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आपकी हो जाएगी कि भाई टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, कि भाई जिस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है उसका मास अगर हम ले लें, और फाइनल जो न्यूक्लियस मास बन रहा है उसका जो डिफरेंस होगा, है ना, कि मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो फाइनल जो न्यूक्लियस बन रहा है ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो डिफरेंस ही जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कि मास डिफरेंस जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसलिए आपकी बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जस्ट आपके मास के डिफरेंस की वजह से बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है ना। और अब इस बात है कि इस बाइंडिंग एनर्जी को अगर मैं जेड किसी इस न्यूक्लियस के लिखना चाहूँ कि कितनी होगी, तो मैं जस्ट ऐसा लिख सकता हूँ कि सबसे पहले मैं लिखूंगा कि भाई मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स कितना होगा। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस हम जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर जेड है तो मास ऑफ एक प्रोटॉन आपका एमपी हो गया, तो टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन हो गया। लेकिन न्यूक्लियॉन्स में तो न्यूट्रॉन्स भी होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे ए माइनस जेड होंगे, तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन हो गया, है ना। लेकिन ये एक्चुअली क्योंकि न्यूक्लियस का मास नहीं होता है, ये तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन्स का मास है। न्यूक्लियस का मास इससे कम होता है। तो यहां पे आ जाएगा इसलिए आपका मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यही जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, है ना। कि सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो वैसे तो यहाँ पे अगर हम मास केजी या ग्राम जिसमें लें और स्पीड ऑफ लाइट मूव करें तो जूल में बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। लेकिन चूंकि ये बाइंडिंग एनर्जी तो कम होती है ना, तो स्मॉल एनर्जी के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। तो इसी बाइंडिंग एनर्जी को हम सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो जस्ट आपकी ऐसी हो जाएगी कि भाई जेड एम पी, है ना, प्लस आपका हो जाएगा ए माइनस जेड इंटू एम एन, है ना, कि ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस आपका मास ऑफ द न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। कि ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस, इस ब्रैकेट को क्लोज किया और आपने 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना सीधे सी स्क्वायर से नहीं मल्टीप्लाई करके अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना इसमें जो मासेस लेंगे उसकी यूनिट एएमयू में होना चाहिए, कि जब भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो इस फॉर्मूले में मासेस शुड बी इन एएमयू, है ना, कि मासेस शुड बी इन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। कि अगर आपका मास आपका सब एएमयू में दिया हुआ है
है ना। तो 931.5 से मल्टीप्लाई करके हम इसकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो दो तरह की बाइंडिंग एनर्जी आपने पढ़ ली। एक तो आपने पढ़ा था कि जब न्यूक्लियस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होती है ना। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होती है। लेकिन ये चीज वो नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है कि भाई न्यूक्लियस जब फॉर्म होगा तो एक मास का डिफेक्ट आएगा, वो मास का डिफेक्ट जिस एनर्जी में कन्वर्ट होगा उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर मुझे वापस से न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियस में सेपरेट करना है तो उतनी एनर्जी मुझे क्या करनी पड़ेगी, बेसिकली आपकी इंपार्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो आपका आ जाएगा इस तरह से। तो इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। हाँ अभी मैं शो करता हूँ, है ना। इसको लिख लें तो सबको, देन आई विल शो द न्यू पेज, है ना। तो ये बाइंडिंग एनर्जी आपके आगे, है ना। इसको आप लिख लो। ठीक है, ये आपका इस तरह से। तो इस तरह से हम नॉर्मली इसको बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, बाइंडिंग एनर्जी तो आपने निकाल लिया कि भाई हर न्यूक्लियस की अपनी कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को प्रोडक्ट करता है ना। कि देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, देयर इज अनदर टर्म, राइट, विच इज वेरी यूजफुल in predicting, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। भाई पर न्यूक्लियन कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी। वैसे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस अलग अलग होंगे और पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, तो आपको ये निकालना चाहिए कि पर न्यूक्लियन में बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का मतलब ये हो जाएगा कि भाई जो भी आपकी बाइंडिंग एनर्जी है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए से आप डिवाइड कर दो, है ना। तो जो ये जो टर्म आएगा, दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन। इसी से हम स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी बाई ए आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियंस, है ना, टू ब्रेक न्यूक्लियस, टू ब्रेक न्यूक्लियस, है ना। कि भाई किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियस जो होगा वही बी बाई ए होता है। तो जिस का बी बाई ए ज्यादा होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा, और जिसका बी बाई ए कम है वो क्या होगा, बेसिकली आपका कम स्टेबल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट नहीं होती है, वो बी बाई ए से प्रिडिक्ट होती है कि एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड पर न्यूक्लियन टू ब्रेक द न्यूक्लियस।
कि भाई जिसका बी बाई ए की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसकी बी बाई ए कम होगी वो क्या होगी, बेसिकली आपकी कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जो कि नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है या स्टैटिस्टिकल आप बोल सकते हो, कि बहुत सारे आपके पास न्यूक्लियस हैं, है ना, सबका आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाला और सबका बी ए बाई ए कैलकुलेट कर लिया और उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, है ना। तो वो ग्राफ जस्ट मैं आपको शो करता हूं जो एग्जैक्ट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और उसी ग्राफ को आपको फोकस करना है, और इस ग्राफ को आप हमेशा देखोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरे चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट वो ग्राफ ही है। तो मैं जस्ट उसको शेयर करता हूँ क्योंकि यहाँ बना पाना उसको थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो आई विल जस्ट शेयर द दैट ग्राफ, है ना। तो उससे नॉर्मली हम समझने की कोशिश करते हैं फर्दर जो चीजें, है ना। तो ये आपका जो ग्राफ है, ये तो न्यूमेरिकल है, ग्राफ है कि नहीं यार, लेट मी चेक। हाँ ये आ गया आपका, है ना, कि भाई एनसीईआरटी में जस्ट एग्जैक्टली ऐसे ग्राफ बना हुआ है, उसी की कॉपी है। तो आपने क्या किया ना, वाई एक्सिस के अलोंग इस ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ले लिया इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 और 10 आ गया आपका। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे मास नंबर ए ले लिया, तो यहाँ पे 25 आ गया होगा, 50, 75, 100 एंड सो 250 तक, है ना, कि मास नंबर 250 तक आपने प्लॉट किया तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। जैसे ड्यूट्रियम का 2 किससे कम आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है, ट्रिटियम की ज्यादा है, हीलियम की और ज्यादा है ना, लिथियम की थोड़ी सी कम हो गई, है ना। फिर नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन, कार्बन, सब आपका ऐसे आता गया, है ना। तो आप देखो कि स्टार्टिंग में तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ के बाद ऑलमोस्ट इस जगह पे, है ना, यहाँ पे इस जगह को अगर हम देखें तो ये आपका ऑलमोस्ट आपका ये आ जाएगा इस जगह पे, है ना, कि 0 से 25 होगा, 25 से थोड़ा सा आगे, है ना। यहाँ पे जो मास नंबर है वो 30 है ना, कि 30 से लेके अगर हम देखें 120 तक, है ना। यहाँ पे तो बेसिकली थोड़ा सा स्टेप डिक्रीज हो गया है, लेकिन ये 100 हो गया, ये आपका 125 हो गया यहां तक, है ना, कि इस जगह तक, है ना, कि 100 से लेके 30 से लेके अगर मैं 125, थोड़ा मेरे ख्याल से ये 125 से पहले ही होगा, ये थोड़ा प्रिसाइज लगाना होता है इसमें आपको, क्योंकि बीच में तो 125 आ गया ना, तो 125 से पहले हो जाएगा आपका यहाँ पे कहीं पे 120 तक, है ना। तो जहां पे ए की वैल्यू 30 से लेके 120 तक ऑलमोस्ट बी बाई ए कॉन्स्टेंट है ना, क्या देखो इसमें कोई खास वेरिएशन नहीं है, तो सिंपल सा हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू 30 टू 120, है ना। बी बाई ए इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, है ना। तो इसको हम स्टेबिलिटी रीजन बोलते हैं, भाई ए इज इक्वल टू 30 से लेके 120 तक ना जो न्यूक्लियस होगा वो स्टेबल होगा। तो ये जो जोन है दिस इज कॉल्ड एज ए स्टेबल जोन, है ना, कि स्टेबल जोन हो जाएगा। अब वही बात है कि जब भी, और ये जो जोन होंगे वो अनस्टेबल होंगे, तो जब भी आपका कोई ट्रांजिशन अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ होगा, है ना, चाहे हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होके इसमें कन्वर्ट हो, चाहे लाइट न्यूक्लियस फ्यूज होके इसमें कन्वर्ट हो, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, है ना, कि जब भी अनस्टेबल से हम स्टेबल की तरफ जाएंगे तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका सोर्स आपका यही होता है, कि इसमें भी एनर्जी क्या होगी, इसलिए आपकी रिलीज होगी, कि इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, इसलिए आपकी रिलीज होती है ना। तो जब भी आपका अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा, तो अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, बेसिकली आपकी रिलीज होती है। वही किसी भी रिएक्शंस में एनर्जी का बेसिकली आपका सोर्स होता है ना। तो आपका आगे कि भाई ये ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि 30 से लेके 120 तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, उसके बाद एक स्टेप डिक्रीज हो रहा है ऐसे, है ना, यूरेनियम में और कम हो गया, तो जब यूरेनियम ट्रांजिट करके इस रेंज में आएगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना। और सबसे स्टेबल कौन सा सब न्यूक्लियस हो गया है, अब देखो जहां पे इसका पीक आ रहा है, पीक आपका आयरन 56 आ रहा है ना, तो सिंपल से हम बोलेंगे जो आयरन 56 है इट इज मोस्ट न्यूक्लियस, मोस्ट स्टेबल, ये आपका मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा, क्योंकि इसकी बी बाई ए सबसे ज्यादा है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा। इसकी बी बाई ए की वैल्यू जो होती है वो 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो ये ग्राफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ प्लेसमेंट किसकी है ना, याद तो नहीं कर पाओगे, बस थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा आइडिया रखना है
कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हो रही है ना। बाकी तो हम डाटा से करेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज है, तो उसको आप लिख लो थोड़ा सा। इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी से देख लेना इसे। बस ये दोनों पॉइंट आप लिख लो। है ना। तो ये ग्राफ में प्लॉट करो, इसको आप देख लेना, राइट। अब हम आ जाते हैं मेन जो आपको पढ़ना है, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में तो पढ़ना है आपको, है ना। तो वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस। इस ऑब्जर्वेशन के बाद वी कम टू द न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना। क्या पड़ेगा, तो कोई भी टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होगा उसमें कुछ बेसिक रूल्स फॉलो होते हैं, है ना। कि कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई किसी भी टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होगा, है ना। कि इन टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना, कि इन टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। ये कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस का मतलब ये हो गया कि सपोज करो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है ना। इसका आपका मास नंबर सपोज आपका A1 है। ये किसी दूसरे न्यूक्लियस से बेसिकली आपका ये जो A1 है ना, ये किसी दूसरे न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है ना। कि यहाँ पे कोई एक न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर आपका A1 है, ये किसी दूसरे न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है जिसका कि मास नंबर A2 है। और ऑब्वियस बात है कि ये अलग मास नंबर में कन्वर्ट हो गए A3 या A4 में, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज होती है, क्यू, है ना। इसी क्यू को हम बोलते हैं बेसिकली आपका क्यू इज द एनर्जी रिलीज इन रिएक्शन, एनर्जी रिलीज इन रिएक्शन, है ना। कॉल्ड क्यू वैल्यू, कॉल्ड क्यू वैल्यू, है ना। कि जो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका क्यू वैल्यू, है ना। तो हो है कि A1 A2 से इंटरेक्ट हुआ और A3 एंड A4 में कन्वर्ट हो गया और इस पूरे प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपकी क्यू वैल्यू। तो यहाँ पर कुछ बेसिक के लॉ फॉलो करता है कोई भी टिपिकल रिएक्शन। तो जस्ट पहला लॉ ये होता है कि जो सम ऑफ मासेस बिफोर रिएक्शन होगा, है ना। कि सम ऑफ मासेस बिफोर रिएक्शन, है ना, इज ग्रेटर देन सम ऑफ मासेस आफ्टर रिएक्शन, सम ऑफ मासेस आफ्टर रिएक्शन, है ना। कि पहले मास ज्यादा था बाद में कम है, और ये जो मास का डिफरेंस है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं बेसिकली आपका क्यू वैल्यू, है ना। कि द डिफरेंस इन मास, है ना, appears in the form of energy, appears in the form of energy, है ना, कॉल्ड क्यू वैल्यू, है ना। ये आपका होता है कि सम ऑफ मासेस बिफोर रिएक्शन इज ग्रेटर देन सम ऑफ मासेस आफ्टर रिएक्शन, द डिफरेंस इन मासेस appears in the form of energy, इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका क्यू वैल्यू, है ना। तो मैंने ये बोला कि सपोज आपका जो आपका यहाँ पे मास पहले आपका इसका M1 था, ये इसका मास A2 का M2 था, और ये आपका मास M3 हो गया, और ये इसका मास M4 हो गया। तो ध्यान रखना M1 M2 M3 जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मास ऑफ द न्यूक्लियस है ना। ये जो मास हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियस का मास है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नहीं है ना। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो A1 है, लेकिन न्यूक्लियस का मास तो उससे अलग होता है ना। जब कंबाइंड होते हैं तो अलग चीज हो जाती है। ये आपका मास ऑफ द न्यूक्लियस आ गया,
A1 के न्यूक्लियस का मास M1 है, A2 का M2 है, M3 M4 है ना। तो आपने बोला कि सम ऑफ मासेस पहले ज्यादा होगा बाद में कम होगा, तो जो डिफरेंस होगा वही क्यू वैल्यू हो जाएगा। तो क्यू वैल्यू हम जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया M1 प्लस M2, है ना, माइनस M3 प्लस M4, है ना, इंटू सी स्क्वायर के बजाय आप वही लिख दो सीधे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये इसकी क्यू वैल्यू होगी। तो क्यू वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के मास का डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन को माइनस करके उसको इस टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दो। कभी कभी यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेशल नोट आप लिख लेना कि किसी केस में क्यू वैल्यू इस फॉर्मूले से जब आप निकालोगे ना, तो क्यू वैल्यू मोस्ट ऑफ द केस में तो पॉजिटिव आएगी, कि क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है ना। तो अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो इस रिएक्शंस को भी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक, है ना, कि ये जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है बेसिकली आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन किसी केस में क्यू वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, कि आपने यहाँ पे लिखा और क्यू वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेगेटिव का मतलब हो जाएगा कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक, है ना। और एंडोथर्मिक का मतलब उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसमें तो एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक को क्या होती है जैसे कि आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे एक आ जाएगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, कि यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, टू इनिशिएट, है ना, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, इन एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस, नॉर्मल न्यूक्लियर नहीं बल्कि एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस, टू इनिशिएट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो ई थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला थोड़ा सा आप जान लेना, कि इतना मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई डिराइव हम कैसे करें। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है बेसिकली आपका माइनस क्यू, है ना, इनटू आपका हो जाएगा 1 + M1/M2, M1/M2 हो जाएगा। M1 M2 यही मास है, कि जो दो चीजें इंटरेक्ट कर रही है उसके मास का रेशियो आपका 1/M1M2 आ जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है ना, कि भाई वैसे मोस्ट ऑफ द केस में तो ये पॉजिटिव ही आएगा, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गया मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक को रिएक्शन को स्टेट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है ना। तो उसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी आपका ये होता है ना, कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी -Q 1 + M1/M2। तो पहला रूल ये है ना, कि फर्स्ट रूल जो आपने लिखा है वो बेसिकली आपका ये है ना, ये आपका गया। सेकंड ये है कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होता है ना, कि जस्ट हम बोलेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज, या मोमेंटम रिमेन कंजर्व लिख लो आप, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, है ना, कि मोमेंटम रिमेन कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, है ना। जस्ट हम ये लिख सकते हैं कि मोमेंटम रिमेन कंजर्व, है ना, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, एंड आफ्टर रिएक्शन, है ना, कि रिएक्शन के पहले और बाद में सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, इसलिए आपका कंजर्व रहेगा, क्योंकि आपको पता है जो भी इंटरेक्शन फोर्स है वो तो इंटरनल है, तो जितना मोमेंटम पहले था उतनी बाद में रहेगा। तो ये सेकंड पॉइंट लिखो पहले आप, फिर मैं आगे और भी बताता हूँ। लगभग 3 पॉइंट्स ही हैं वैसे, तो ज्यादा तो है नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड आपने लिख लिया। हाँ मैं शो कर रहा हूँ, अभी मैं शो कर रहा हूँ, वेट फॉर मोमेंट, पहले इसको लिख लेंगे फिर मैं शो द प्रीवियस पेज। और ये 1 - M1/M2 होता है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 1 माइनस होता है ना, कि यहाँ पे बीच में 1 माइनस होता है, 1 - M1/M2, है ना। ये माइनस का तो बताइए आपको, क्यू वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव होगी तो वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा।
ठीक है, बेटा वो वाला पेज तो अब शो करने का फायदा है ना, वो एनसीईआरटी में ग्राफ था, तो ग्राफ देख लेना आप थोड़ा सा, एनसीईआरटी का ग्राफ में वो डिटेल भी दी हुई है आपको, तो उस पेज में सिर्फ यही था आपका, एनसीईआरटी ग्राफ था, है ना। बाइंडिंग एनर्जी से हमने स्टार्ट किया ऑलमोस्ट, है ना, ये आपका जाएगा इस तरह से। ओके, ये आपका गया, तो सेकंड आपका ये आ गया। थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि कोई भी जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा, है ना, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड प्रोटॉन बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व रहते हैं, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता है ना, कि सिंपल से हम थर्ड यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन should remain same, should remain same, है ना, in both side of the reaction, in both side of reaction, है ना, कि भाई जो रिएक्शन के दोनों तरफ आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन सेम होंगे, है ना, अब वैसे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी बोल सकते हो, अदरवाइज न्यूक्लियॉन इज द बेटर वर्ड, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन्स क्या रहेंगे, इसलिए आपके सेम रहेंगे, है ना, कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन सेम रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स शुड रिमेन सेम इन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शंस, मतलब अगर पहले Z1 प्लस Z2 था, ये इक्वल हो जाएगा Z3 प्लस Z4 पे, है ना, तो यह तो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, भाई चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, इसलिए आपकी कंजर्व रहेगी, एंड ऑल्सो जो A1 प्लस A2 होगा, है ना, ये आपका इक्वल हो जाएगा A3 प्लस A4 के, तो इसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ, है ना, के जो हो जाएगा इसको हम बोलेंगे बेसिकली आपका कंजर्वेशन ऑफ हैवी पार्टिकल, है ना, हैवी पार्टिकल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, तो तीन ही चीज होती है कि जैसे कोई भी रिएक्शन हुआ, मैं टिपिकल रिएक्शन अगर यहाँ पे ले लूँ कोई, है ना, कि भाई सपोज आपका यूरेनियम 92 इंटू 235 है ना, इससे कोई न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करता है 0 और 1, और ये कन्वर्ट हो जाता है सपोज आपका बेरियम में, है ना, तो बेरियम 56 में कन्वर्ट हो गया है इंटू 141, प्लस ये क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गया, तो क्रिप्टॉन आपका हो गया बेसिकली आपका 36 एंड 92, है ना, प्लस यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, प्लस क्यू वैल्यू होगी, तो देखो इसमें सब चीजें कंजर्व है ना, कि भाई चार्ज तो जितना अगर पहले 92 था तो बाद में भी 92 ही रहेगा, और जो मास नंबर है वो भी कंजर्व रहेगा, कि पहले 1 ये था, 235 236 था, तो इन सबको भी ऐड करेंगे तो 236 ही आ जाएगा, है ना, तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जैसे अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा है कि भाई जो क्यू वैल्यू रिएक्शंस की होगी, तो आपने बोला कि भाई रिएक्टेंट का मास M1 प्लस M2 हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट के न्यूक्लियस का मास होगा वो आपका M3 प्लस M4 हो जाएगा, है ना, इंटू C² या 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब प्रॉब्लम ये ना कि हम एक्चुअली ये सब चीजें अगर यूज करें ना, तो हम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूं कि पहले न्यूक्लियस की अगर बाइंडिंग एनर्जी E1 है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी अगर E1 है तो बाइंडिंग एनर्जी मैंने ऐसे तो लिखा होगा कि Z1 इंटू MP प्लस A1 माइनस Z1 इंटू MN, है ना, और इससे मैंने माइनस कर दिया होगा बेसिकली आपका इस पूरे से मास ऑफ द न्यूक्लियस M1 को, है ना, इंटू आपका C² या 931.5 आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप देखो यहां से मैं अगर M1 की वैल्यू पुट कर दूं इसमें, है ना, बाइंडिंग एनर्जी को इधर ले जाकर सारी चीजों को ऐसी M2 M3 के पुट करूं, तो ये जो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला है ना बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में भी आता है, तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला और इसको यूज कर लें कि भाई Z1 प्लस Z2 Z3 प्लस Z4 के इक्वल होगा, और ये चीजें इक्वल होंगी, तो सारा जब मैं अगर यहाँ पे यूज करूंगा ना, ये वाला चीज भी इस जगह पे,
कि भाई यहाँ से M1 M2 M3 M4 की वैल्यू पुट की मैंने, और यहाँ से सारी वैल्यू पुट की, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला आ जाता है कि क्यू वैल्यू को हम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं कि E3 प्लस E4 है ना, माइनस आपका E1 प्लस E2 आ जाए, है ना, कि भाई अगर पहले न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी E1 है, दूसरे की E2 है, तीसरे की E3 है, E4 है, तो जो इसमें उल्टा करते हैं, जैसे इसमें मास में क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का मास होता है, बाइंडिंग एनर्जी में उल्टा हो जाएगा ना, प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की आ जाएगी, तो दोनों को माइनस करके भी हम क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा वो ये दोनों फॉर्मूले ही यूज होते हैं, या तो आपको क्यू वैल्यू मास के टर्म्स में निकालना होगा, या क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में निकालना है ना, कि या जो क्यू वैल्यू है वो आप किस टर्म्स में निकालोगे, बेसिकली आपके बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में, है ना। ये थोड़ा सा आप इसको, दोनों चीजें एक ही हैं, उसी को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में आपने कर दिया, डिराइव कर लिया इसे आप, है ना, कि दोनों चीजें क्या है बेसिकली आपकी सेम। है, तो ये आपकी क्यू वैल्यू होती है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना इसके ऊपर बेस्ड होंगे, है ना। और आपको पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, एक तो आपको होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, और दूसरा फिजन हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, है ना, कि व्हाट इज द न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, है ना, तो वो डिफाइन कर लेते हैं, बस डेफिनेशन है ये, उसके बाद तो हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, है ना, न्यूमेरिकल से जो भी हमने पढ़ा है इसको सीखेंगे अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे दो तरह के हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर सकते हैं, एक तो आपका हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, है ना। तो जो न्यूक्लियर फिजन होता है इसको आप इस तरह से डिफाइन करोगे, है ना। तो जो न्यूक्लियर फिजन होगा, द ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, है ना, कि द ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस into two or more fragments of comparable mass with release of energy is called fission, है ना, कि भाई ये आपका होता है फिजन रिएक्शन। तो फिजन रिएक्शन में क्या हो जाएगा बेसिकली आपका, कि सपोज आपका कोई यूरेनियम 92 235 है, अभी जो हमने पढ़ा था वो फिजन रिएक्शन ही था, इससे एक स्लो न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करता है, तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया बेसिकली आपका 92 इंटू 141, प्लस आपका क्रिप्टॉन हो गया बेसिकली आपका 36 एंड 92, सॉरी 92 नहीं होगा, ये 56 होगा,
है ना, कि आपका कितना हो जाएगा, जैसे कि आपका 56 सेम रिएक्शन में लिख रहा हूँ, है ना, प्लस आपके पर रिएक्शन 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, इसीलिए तो चेन रिएक्शन होती है कि एक न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करके 3 प्रोड्यूस करता है, फिर 3 9 प्रोड्यूस करेगा, एंड चेन रिएक्शन हो जाएगी। बस इसमें खास बात इस न्यूक्लियर फिजन में होती है कि पर रिएक्शन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। पर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और ऐसे अगर मिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो तो जो एनर्जी एम्पलीफाई हो जाती है काफी, है ना। तो न्यूक्लियर फिजन में रिएक्शंस जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसी में इसलिए एनर्जी ज्यादा जनरेट करते हैं क्योंकि पर रिएक्शन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर बहुत सारे मिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो तो एक लार्ज अमाउंट की एनर्जी जनरेट हो जाएगी, जिसको कि अगर हम कंट्रोल नहीं करें तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, है ना। तो वही आपका न्यूक्लियर फिजन होता है। ऐसे ही आपका आ जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। ये हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। फ्यूजन में कॉम्बिनेशन होगा, तो जो न्यूक्लियर फिजन होगा, दिस इज द, है ना, कि जब भी आप न्यूक्लियर फ्यूजन को डिफाइन करोगे तो जिसमें दो कंबाइन होंगे, है ना, कि द प्रोसेस इन विच in which two or more nucleus, two or more nuclei, है ना, टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई लिख लो आप इसे, है ना, कि टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई, है ना, कंबाइन टू फॉर्म ए न्यूक्लियस, टू फॉर्म ए न्यूक्लियस, है ना, विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना, इज कॉल्ड फ्यूजन, है ना, इज कॉल्ड फ्यूजन, है ना। किसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका फ्यूजन रिएक्शंस, है ना। तो फ्यूजन में क्या होता है, जैसे टिपिकल फ्यूजन रिएक्शन हम ये ले सकते हैं कि दो ड्यूट्रियम है ना, ये मिक्स होके आपका हीलियम बना लेते हैं, 2He4, प्लस इसमें पर में एनर्जी रिलीज होती है 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये फ्यूजन रिएक्शन हो गया, है ना। और ऑब्वियस बात है कि यही जो रिएक्शंस है, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन है, तो भाई सन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो यही रिएक्शन तो है कि भाई हाइड्रोजन ही कंबाइंड होके हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन और स्टार, इन सन और स्टार। वे सन या स्टार में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बेसिकली आपका ही होता है। तो फिजन एंड फ्यूजन होंगे, और हर रिएक्शंस की कुछ ना कुछ क्यू वैल्यू होगी, यही चीज क्यू वैल्यू है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके निकालोगे, है ना, कि भाई किसी भी रिएक्शंस में कितनी आपकी होगी, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसलिए मैंने लिख दिया आपको, राइट। तो ये आपके किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की बेसिक्स होती है, तो पहले आप उसको लिख लो। ठीक है, ये आप लिख लो। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल शेयर करता हूँ, उसको पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
है ना, शेयर फील्ड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, है ना, जिसमें कि हम सिर्फ यही चीजें यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया है ना, कि मेनली बाइंडिंग एनर्जी है, ये सब चीजें निकालनी होंगी, है ना। बाइंडिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला थ्रेशोल्ड एनर्जी का हो गया, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह तो आपको पता ही है, और ये आपकी क्यू वैल्यू का हो गया। मेनली क्यू वैल्यू ही निकालने आती है। आई विल शेयर द फ्यू क्वेश्चंस। इस ग्राफ को आप देखना हमेशा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका है 4.002 U, मीन्स 24 U आर्मस्ट्रॉन्ग एटॉमिक मास यूनिट। इसमें कितना आ रहा है वो देखना है आपने, मतलब कितनी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो अलग चीज है ना, बस वो आया कोई जरूरी नहीं है, इसमें जो डाटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है। ओके, अरे बहुत सारे आंसर्स आ गए। हाँ सही है, सही है, सभी का आंसर सही है।
है ना, कि ऑल हैज गॉट द करेक्ट आंसर्स, है ना, आपको ने सही, सबने सही आंसर दिया है ना। अदिति सही है, कार्तिकेय सही है, गॉन्जलिस सही है, एंड निहाल सही है, सुहाना सही है, सबका सही आंसर है। 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। 23.6 वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन इसमें 24 आ रहा है, सही है। अप्रोक्सीमेटली 24 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 24 आप लिख सकते हो इसे। और ये फ्यूजन तो है ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना। इसमें करना क्या है, 1H2 का मास है कुछ M1 है, इसका मास M2 है, और ये आपका मास, ये भी M1 हो जाएगा और ये M2 हो जाएगा। तो Q वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले आप प्रोडक्ट का मास लिख, रिएक्टेंट का मास लिख दोगे 2M1, और उससे प्रोडक्ट के मास को माइनस कर दोगे, और इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, और सारे मास आपको दिए हुए हैं। ये आपको M1 दिया हुआ है, ये आपको M2 दिया हुआ है, न्यूक्लियस का मास। उसको पुट करेंगे, विल गेट द वैल्यूज। हाँ, तो 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा इससे आंसर। है ना, तो ऐसे ही करना है आपने, है ना, इस तरह से ही हम इसमें क्यू वैल्यूज कैलकुलेट करें। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अभी बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में। हाँ देखो, अगर 4.8 आप आंसर निकाल रहे हो ना, तो आंसर सही नहीं है, क्योंकि इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। अभी तो आपने एक क्वेश्चन निकाला, तो मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू आपसे बोली कि 23.6 होता है, लेकिन आपने इसके पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन, तो आपने बोला 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आंसर इसके आसपास ही कहीं होना चाहिए। 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत कम है। ये आंसर हमेशा स्टूडेंट निकालते हैं, क्या इसमें गलती है, यही आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए क्वेश्चन दिया गया आपको ये। हाँ, लक्ष्य यानी यथार्थ, आपका आंसर सही है। हाँ, स्वान रावल ठीक है।
हाँ, पीयूष झा सही है आपका आंसर। देखो ये चीज बाइंडिंग एनर्जी नहीं है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है, वो ध्यान देना है आपको। अगर बाइंडिंग एनर्जी इसको लेके करोगे फिर तो ये आंसर आ जाएगा, वो गलत है। हम ये बोलेंगे भाई जो रिएक्शन हो रहा है वो आपका 1s2 प्लस 1s2 कन्वर्ट हो गया बेसिकली आपका 2He4 में, प्लस इसकी क्यू वैल्यू होगी। मैं बोलता हूँ कि 1s2 की कुछ अपनी बाइंडिंग एनर्जी E1 होगी, इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी आपकी E2 होगी, E1 ही होगी, तो दोनों आइडेंटिकल हैं। और जो बनेगा वो हीलियम, उसकी E2 हो गई। तो अभी आपने बोला क्यू वैल्यू क्या होती है, E2 माइनस ट्वाइस ऑफ E1 होता है ना, कि E2 माइनस क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ट्वाइस ऑफ E1। इसमें रखना उल्टा लिखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, है ना। सही बात है, सही बात है, एकाग्र अदिति आपकी आंसर सही है ना। तो जब आप E2 निकालोगे तो ये जो चीज है ना, ये 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2 थोड़ी है, तो पर न्यूक्लियॉन्स है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ए से। टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो 4 से मल्टीप्लाई करके आएगा ना। तो E2 जब निकालेंगे तो ये आपका 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एक न्यूक्लियॉन की है, इसमें 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो 7 × 4 हो जाएगा, है ना। ये जो एनर्जी है ये ड्यूट्रियम की एक न्यूक्लियॉन की है, तो इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे 2 × 1.11 × 2 हो जाएगा, है ना। ये कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ, चेक करो जरा सा, है ना, कि भाई इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इससे आप निकाल लो, कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है आपको, है ना। तो इससे आपका जो आंसर आएगा वो 23.6 आ जाएगा, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखना, कई बार जो दिया होता है ना वो पर न्यूक्लियॉन्स दिया होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो डाटा आपके पास अवेलेबल होता है बाइंडिंग एनर्जी का नहीं होता है, वो B/A का होता है ना। तो उससे फिर हम ये निकालते हैं, तो 23.6 इज द करेक्ट आंसर, हम कर सकते हैं इसे। ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बता दिया है चीजें, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। हाँ, सुहाना, कार्तिकेय, एकाग्र, निहाल, आदित्य जोशी, सब आंसर सही है। यथार्थ सबके ऑल है आपका द करेक्ट आंसर। देखो आप उस पॉइंट को समझ के तो इजिली आ गया ना ये, है ना, कि वो पॉइंट समझने के बाद तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। कि भाई इसमें भी ऐसे हो जाएगा कि इसका मास सपोज आपका mx है, इसका मास आपका ma ले लो, और इसका मास आपका mb, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी ले लेते हैं, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ex है, ये आपका ea हो गया, और ये आपका eb हो गया। जो क्यू वैल्यू होगी वो आपका ये तो हो जाएगा,
ई ए प्लस ई बी, है ना, माइनस आपका ई एक्स। तो ये लिख लेते हैं, ये आपका 7.4 है, लेकिन ये दो 110 है, तो 7.4 इंटू 110 आ गया, प्लस आपका गलत लिख दिया मैंने, ये 8.2 है ना, कि जो ई ए की एनर्जी है वो तो 8.2 है ना आपकी, 8.2 है, लेकिन ये 110 है, ये आपका 8.2 इंटू 110 आ गया, प्लस ई बी, ये भी 8.2 है। बट दो 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 सब्सटेंस की बी बाई ए तो सेम हो सकती है, अलग अलग बी अलग अलग होगी, बी बाई तो सेम हो सकते हैं, जैसे ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो एक कॉमन बी बाई ए पे दो सब्सटेंस हो सकते हैं, है ना, तो दोनों का 8.2 है, तो कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है ना, तो ये आपका 8.2 ही है, और इसका आपका दिया हुआ 90, माइनस इसका ले लेते हैं, तो 7.4 इंटू 200, है ना, बस हो गया। ऐसे जब सॉल्व करोगे तो 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, है ना, तो इसमें एनर्जी जो रिलीज होगी 160 मेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज, है ना, इस पूरे रिएक्शंस में। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा इस तरह से। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, ये भी कोई फायदा नहीं है इसको भी करने का, ये कर ही लोगे आप, है ना, ये भी बताता हूँ मैं आपको। कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें भी यार डाटा की जरूरत पड़ेगी शायद बहुत ज्यादा, चलो फिर भी देख लो इसका। इसमें कुछ डाटा की जरूरत पड़ेगी, तो एक्चुअली डाटा मिसिंग,
चलो इसकी वजह मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा। डोंट अटेम्प्ट, इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन जिसमें पूरा डाटा दिया होगा ना, उसको करते हैं कन्वर्ट सॉल्व, है ना। इसको अभी मत करो आप, दूसरा मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर इस पे आते हैं। इसके जैसा क्वेश्चन एक और शेयर करता हूँ। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये आप कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये बताना पड़ेगा मुझे बहुत अच्छे से। तब तक मैं वो क्वेश्चन खोजता हूँ जिसमें टाइम निकालने होता है, जब पूरी चीजें एग्जॉस्ट कर दूं। इसमें बहुत सारे इस क्वेश्चन में चीजें यूज होंगी।
चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को ना, है ना, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, तो आई विल हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, बताता हूँ किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो फिर आप समझ जाओगे। बहुत सारे कंसेप्ट इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता नहीं, फिर नहीं आता है क्वेश्चन, है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे ना कुछ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो आपने सब पे पढ़ लिया होगा। अब मैं फर्दर आपका इसको एक फ्रेश पेज पे समझाता हूँ, है ना, इसमें सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे जो भी आप जब जानते थे। ये आपको आ गया, है ना, देखो क्या, आप ऐसा ले लो कि पहले कुछ जो वो न्यूट्रॉन था उसका मास कुछ m1 था, है ना, कि न्यूट्रॉन का मास हम कितना लेते हैं, बेसिकली आपका m1, है ना, और इसकी कुछ वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी होगी, ये तो मूव कर रहा था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ k1 है, और वो काइनेटिक एनर्जी इसने दिया हुआ है ना, k1 की वैल्यू जो दी हुई है वो आपको दी हुई है बेसिकली आपकी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो ये इंटरेक्ट करता है बेसिकली आपके किसी m2 से जो कि रेस्ट पे था, है ना, और m2 से जब इंटरेक्ट करता है तो इससे आपका दो अलग अलग चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक तो आपका m3 प्रोड्यूस हो गया, है ना, जो कि बी था, है ना, और एक अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हो गया, तो इसने बोला कि अल्फा पार्टिकल जो मूव करता है वो राइट एंगल पे प्रोड्यूस मूव करता है, मतलब m3 अगर अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल आपका ऐसा चला गया, है ना, ये आपका न्यूट्रॉन हो गया, और ये आप बोल रहे हो बेसिकली आपका 12C हो गया, है ना, और तो अल्फा पार्टिकल जो इंसिडेंट डायरेक्शन था उसका राइट एंगल चला गया, तो जो बी होगा वो तो कुछ ऐसे मूव करेगा ना, अगर इसका मास m4 है तो ये तो ऐसे चला जाएगा किसी एंगल पे, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहना है ना, तो ये चला गया किसी काइनेटिक एनर्जी आपकी, बेसिकली आपका इसकी काइनेटिक एनर्जी आप कुछ ले लो, k3 ले लेते हैं, और इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी k4 होगी, तो इसने ये बोला हुआ है कि जो आउटगोइंग अल्फा पार्टिकल होगा ना उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये पूरा सिचुएशन है, कोई थीटा एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं वैसे, कि थीटा एंगल पे मूव करता है, तो वन बाय वन अगर हम देखें ना यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी, है ना, कि भाई पूरी की पूरी जो इक्वेशंस होंगी वो कैसे बनेगी, है ना, तो आप देखो सबसे पहले तो इसमें हम क्यू वैल्यू निकालोगे ना, कि भाई क्यू वैल्यू कितनी होगी, है ना, किस रिएक्शंस की क्यू वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि क्यू वैल्यू जो होता है ना वो k3 एंड k4 में ही चला जाता है, कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ आपकी k1 थी, है ना, कि भाई जो कि आपको दिया हुआ है, प्लस आपकी इस रिएक्शंस की क्यू वैल्यू आ गई, दोनों इसके काइनेटिक एनर्जी में ही चले जाते हैं, तो ये k3 प्लस k4 के इक्वल हो जाएगा, ये आप समझना ध्यान से, कि भाई फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही रहती है और कोई दूसरी एनर्जी इसमें नहीं रहती है, तो फाइनल एनर्जी k3 प्लस k4 थी, और इस एनर्जी जो मास डिफेक्ट था उसकी कुछ वजह से कुछ क्यू वैल्यू प्रोड्यूस हुई होगी, और प्लस आपका k1 आ गया, है ना, कि प्लस यहाँ पे क्या आ गया जैसे कि आपका k1 आ गया होगा, है ना, तो ये चीज आपने पहले ही इक्वेशंस आपकी ये लिख ली। दूसरा, इस पूरे प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो अगर मैं एक्स एक्सेस के अलावा मोमेंटम की इक्वेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 2m1 इंटू k1 प्लस, ये तो जीरो था, और यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअली आपका अंडर रूट ऑफ 2m4 इंटू k4 इंटू कॉस थीटा, है ना, कि m4 इंटू 4 रूट 2m के वाला यूज कर लिया मैंने, और अगर y एक्सेस के लॉन्ग लिखें तो पहले तो मोमेंटम y एक्सेस के लॉन्ग जीरो था, और अब कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m3 इंटू k3, है ना, माइनस आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m4 इंटू k4 कॉस थीटा, है ना, तो पहली इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन आपकी ये आ गई, थर्ड आपकी ये आ गई, है ना, तो ये तीन इक्वेशंस आपकी आ गई, ये तीन इक्वेशन हम यहाँ पे क्या कर दिया बेसिकली आपका इस तरह से डिफाइन कर लिया, है ना, और इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दो कि हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं, है ना, कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जैसे कि आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी,
है ना, कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी के भी तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसने ये भी तो दिया हुआ है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी अभी आपने पढ़ा कि माइनस क्यू इंटू ये आपका 1 - M1/M2 हो जाएगा। ये आपका, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक ही चीज तो अननोन है, जो आपको निकालना है वो K3 निकालना है, कि K3 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, कि K3 की वैल्यू क्या करना है। ध्यान रखना मैंने कैसे लिखा है कि भाई K1 इसकी एनर्जी थी प्लस रिएक्शंस में कुछ Q प्रोड्यूस होगा, पूरा मिला के इसकी काइनेटिक एनर्जी में तो चला जाएगा। एक्स एक्सिस के लिए मोमेंटम, वाई एक्सिस के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन प्लस थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन, है ना, प्लस एक चाहो तो Q वैल्यू भी लिख सकते हो आप, कितना होगा Q वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, या पता ही है आपको। अच्छा हाँ सॉरी, थर्ड इक्वेशन में साइन थीटा आएगा, ये सही है, कि इसमें जो एंगल आएगा वो साइन थीटा आएगा, है ना, कि इसमें cos थीटा नहीं आएगा, बल्कि एंगल यहाँ पे क्या आएगा, इसलिए आपका साइन थीटा आएगा। और ये रूट के अंदर नहीं होगा, रूट के अंदर तो ना रिजॉल्व करेंगे तो एंगल थोड़ी रूट के अंदर होगा, ये चीज आपकी इस तरह से आ जाएगी, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन आ गया, फोर्थ ये आ गया। चाहो तो आप क्यू वैल्यू लिख लो कितनी होगी, तो क्यू वैल्यू यही तो हो जाएगा M1 + M2 -M3 + M4, है ना, इनटू आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी लिख सकते हैं हम इसमें, है ना, कि भाई ये जो एनर्जी होगी इसको हम इस तरह से बेसिकली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी को थोड़ा सा रिशफल करो, आपको जो वैल्यूज दी गई थी वो ये दी गई थी, थ्रेशोल्ड आपको दिया ही हुआ है ना, कि थ्रेशोल्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है वो आपकी 6.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपको ये K1 भी दिया हुआ है ना, K1 की वैल्यू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इसी को थोड़ा सा करोगे तो मास में कुछ रिलेशन आएंगे, है ना, उससे सॉल्व करेंगे तो विल गेट योर आंसर। तो मेरे पास जो इसका आंसर लिखा हुआ है ना, वो आपका K3 ये लिखा हुआ है 2.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका लिखा हुआ है ना। तो ये प्रोसेस हम इसमें यूज करेंगे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा मैंने एक आइडिया दिया है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सर फर्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा फर्स्ट इक्वेशन में क्या था ना, कि मैंने बोला कि भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 है, और इस रिएक्शंस में कुछ Q वैल्यू भी प्रोड्यूस होगी, कि भाई एनर्जी रिएक्शंस में कुछ Q वैल्यू भी तो प्रोड्यूस होगी। तो इनपुट एनर्जी कौन कौन सी होगी, एक तो K1 जो काइनेटिक एनर्जी पहले से थी, और प्लस एक Q इसमें प्रोड्यूस हो गई। अब ये सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, जो पार्टिकल होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी में तो चली जाती है, जो ओके सर। होते हैं, तो K3 + K4 के इक्वल हो जाएगा, है ना, कि प्लस वो K3 + K4 के इक्वल हो जाएगा। तो इस चार इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, है ना। राइट एंगल उसने बोले हुआ है कि एक चीज कैसे मूव कर जाती है, बेसिकली आपकी राइट एंगल। तो मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे कम है, ताकि आप उसको सॉल्व कर पाओ। लेट मी चेक, पहले आप इसको लिख लो, ऐसे कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये हम कर लेंगे इस तरह से, तो इसको सॉल्व करके ये आपका आंसर आ जाएगा। ये चार इक्वेशंस को सॉल्व करके ये विल गेट योर आंसर, दिस, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम कर सकते हैं ऐसे।
चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें वो एनर्जी एग्जॉस्ट वाला था, वो भी कर लेते हैं। उसको भी बता देता हूँ कि कैसे होता है वो। है ना, तो इसका जो आंसर है ना, वो आपका 2.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। है ना, कि जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी 2.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका आंसर आ गया। तो सारे कंसेप्ट हमने इसमें यूज कर लिए। हाँ, ये क्वेश्चन था थोड़ा सा। इसको जरा सा पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। अब मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो रिएक्शंस हो रहा है ना, उसमें पर रिएक्शंस 4 1 H1 यूज हो रहा है ना, कि रिएक्शंस इसमें एक्चुअली मिसिंग है। 4 1 H1 पर रिएक्शन में यूज हो रहा है ना, वो कन्वर्ट हो रहे होंगे हीलियम वगैरह में, तो इतनी एनर्जी पर रिएक्शन रिलीज होगी। मतलब 4 हाइड्रोजन एटम यूज हो रहे हैं एक रिएक्शंस के लिए। तो कितने टाइम में पूरा बर्न हो जाएगा? एक्चुअली रिएक्शन मिसिंग है इसमें, लेकिन मैंने बता दिया कि 4 हाइड्रोजन यूज होते हैं जब 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती है।
चलो मैं बताता हूँ, है ना, थोड़ा सा ध्यान दो इसमें। बस आप मुझे थोड़ा सा कुछ आंसर दे देना, क्योंकि मुझे तो उतनी केमिस्ट्री नहीं आती है ना, तो आपको तो ज्यादा आती है। देखो पहले मैं अगर ये पूछूं कि भाई इंटायरली हाइड्रोजन एटम है इसमें, तो अगर सन का मास इतना है तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, ये कैसे निकालूंगा मैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको इतने केजी मास है तो बता सकता है क्या? इसको ग्राम में कन्वर्ट करके 2 से डिवाइड करके मोल निकल जाएंगे, फिर उनको जो अच्छा, है 10 to the एवोगाड्रो पावर कांस्टेंट से 30, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, इंटू 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं? और मतलब डिवाइड करने 1 से तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं आपको, नहीं? यही 2 से नंबर होंगे, है ना? हाइड्रोजन का 2 होगा ना मास। अच्छा, एक हाइड्रोजन मोल का का 2, मास, हाँ। एक मोल का 2 ग्राम। अच्छा, 1 मोल का 2 ग्राम हो जाएगा 1H1 का? सर H1 का 1 ही होगा खाली। वन ही होगा ना ये तो हाँ वो तो गैस का होगा। वो 1H2 का हो जाएगा ना। अगर ड्यूट्रियम होता तो 2 होता ना। ये तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है ना, कि हाइड्रोजन एटम का तो 1 ही हो जाएगा। वो मैं गैस का बता रहा था, यहाँ तो हाँ, 1 ही होगा। हाँ, इसका 1 ही होगा ना, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और 1 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, आप एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना होता है एवोगैड्रो नंबर? 6.02 इंटू 10 to the power 23। हाँ, 6.02 × 10 power 23। तो इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे इसमें, है ना, कि भाई इतने नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इसलिए आपके हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए, है ना। और यहां से अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया, तो हम इस, अगर ये हाइड्रो और एक रिएक्शन में 4 यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस निकाल सकते हैं। तो भाई कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं इससे, तो उसको 4 से डिवाइड कर दोगे आप, तो 1.7 इंटू 10 power 33 हो गया, इंटू आपका एवोगैड्रो नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर ही दिया। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे, और पर रिएक्शंस 4 यूज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस इतना हो जाएगा, है ना, कि नंबर ऑफ रिएक्शंस इतने हो जाएंगे। और एक रिएक्शंस में बेसिकली आपकी इतनी 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर ये पूरा बर्न हो जाए, पूरा का पूरा एंटायर, तो टोटल एनर्जी रिलीज हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। भाई टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी आपको पता है 26 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो आपका टोटल जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी वो 1.7 इंटू 10 power 33 इंटू 6.02 इंटू 10 power 23, है ना, इंटू 26। और चूंकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसलिए 10 to the power 6 भी हो जाएगा। और इसको आप जूल में भी कन्वर्ट करोगे, तो 1.6 इंटू 10 power-19 भी हो जाएगा, बाई 4 आ गया आपका, है ना। तो इतनी एनर्जी पूरी रिलीज होगी। ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। भाई आपने इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर चूंकि 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो 10 power 6 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो इतनी जूल एनर्जी कन्वर्ट हो गई, है ना। कि मतलब पूरा अगर बर्न हो जाए तो इतनी जूल एनर्जी बेसिकली आपकी प्रोड्यूस होगी। और इसने बोला है कि सन जो प्रोड्यूस कर रहा है पावर इस रेट से कर रहा है, तो कितने टाइम में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये तो निकालना है आपको। तो सिंपल सा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम ही तो होता है ना। तो अगर मुझे टाइम निकालना है, तो टोटल एनर्जी को आप पावर से डिवाइड कर दो, है ना। तो टोटल एनर्जी आपने ई यहां से निकाला है, इसको इस पावर से हम डिवाइड कर देंगे, तो एनर्जी बाई पावर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी इतनी आ जाएगी, दैट इज 3.9 इंटू 10 power 26 वॉट, है ना। कि भाई पूरा अगर जो भी अगर हाइड्रोजन से बना था, अगर पूरा बर्न हो जाए तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इस रेट से एनर्जी बाहर निकल रही थी, तो कितने टाइम में ये एनर्जी पूरी आ जाएगी, बर्न हो जाएगा, तो इससे हम निकाल लेंगे टाइम की वैल्यू, है ना। ये सन का लाइफ टाइम हो जाएगा, उसके बाद डेड स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद तो डेड स्टार हो जाएगा, इसकी कोई एनर्जी नहीं होगी। लेकिन ये टाइम बहुत लार्ज दिया हुआ है मेरे पास, है ना। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो सेकंड में आया हुआ है ना। ये टाइम जो आ रहा है वो 8/3 इंटू 10 to the power 18 सेकेंड्स आ रहे हैं। इतने सेकेंड्स में ये पूरी एनर्जी इसकी कंज्यूम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कैसे स्टेप्स यूज किए मैंने। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लिए, फिर एक रिएक्शंस में 4 हाइड्रोजन एटम लग रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। अगर ये पूरा बर्न हो जाए तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो निकाल लिया, और एनर्जी को पावर से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा, कितने टाइम में पूरी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले वाला और ये काफी क्रिटिकल क्वेश्चन माने जाते हैं।
तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया आज, न्यूक्लियर फिजिक्स कर लिया है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द रेडियो एक्टिविटी। सर एक बार आप ये वाला क्वेश्चन दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दोगे? मैं बता देता हूँ, रुक जाओ, वेट फॉर मिनट। बेटा कुछ नहीं था, देखो इतना केजी सन का मास था और सन सिर्फ हाइड्रोजन एटम से बना हुआ था, तो इतने केजी में को पहले मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और नॉर्मली 1 मोलर मास इसका 1 ग्राम ही होगा ना, क्योंकि 1H1 था ये, तो इतने ग्राम टोटल मास था और मोलर मास 1 ग्राम था, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो इतने केजी में इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए, और एक रिएक्शंस के लिए वी रिक्वायर द 4 एटम्स, तो इससे नंबर ऑफ रिएक्शंस जो टोटल होंगी वो आ गई 4 से डिवाइड करके, और एक रिएक्शन में 26 एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जो आपका नंबर ऑफ रिएक्शंस थे उसको 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 10 6 ले लिया, लेकिन यहाँ पे पावर वॉट में दिया हुआ है तो जूल में चाहिए होगा ना, तो इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो भाई जो ये वाला टर्म था, नंबर ऑफ रिएक्शंस को 26 को जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो इतने आ गया, तो एनर्जी इतने जूल हो गई, है ना। और आपको पता है पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम ही तो होता है, तो आपको अगर टाइम निकालना है कि कितने टाइम में इस रेट से अगर पावर एनर्जी बाहर निकल रही है तो कितने टाइम में टोटल एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो T = E/P आ गया, तो यहाँ से E फिट कर देना, और पावर आपको दिए हुआ था, तो इतने सेकंड्स लग जाएंगे, है ना। कितने सेकंड्स में इस रेट से अगर वो पावर आउटपुट निकाल रहा है तो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी उसकी, सारे हाइड्रोजन एटम बर्न हो जाएंगे, है ना। तो आपका आगे ये क्वेश्चन था, यस सर। है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था ये, है ना। तो ठीक है, तो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स कर लिया, नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द रेडियो एक्टिविटी, है ना, जिसमें कि हम अल्फा डीके, बीटा डीके, इन सब चीजों की बात करेंगे, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी एक डिफरेंट चीज है, ये तो न्यूक्लियर फिजिक्स था जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, डाउट क्लास में लूंगा, है ना, तो जो भी डाउट्स होंगे यू कीप ऑन सेंडिंग, है ना, कि जो भी आपके डाउट्स होंगे ना उसको भेजते रहना आप लोग, है ना। कोई भी डाउट है, स्कूल के डाउट्स हैं, मेंस के डाउट्स हैं, है ना, किसी भी चैप्टर के डाउट्स हैं, प्राइमरीली अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की 12th क्लास के आप पूछो, है ना, 11th के अभी मत पूछो, आप 11th के पूछ, आप टर्म 1 के बाद पूछ लेना, अभी टर्म 1 जब तक आपका खत्म नहीं होता है ना, कंसंट्रेट ऑन द 12th ओनली, 12th में कोई भी चैप्टर्स, नॉट नेसेसरी कि टर्म 1 के ही, आप लाइट या जो भी चीज है मॉडर्न फिजिक्स कुछ भी पूछ सकते हो, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।